हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के सभी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि अभी तक एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम है स्टेट के, या हम ले सकते हैं कि जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, एसएससी एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम है, उनमें जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा कि सभी एग्ज़ाम में पॉलिटी के क्वेश्चन 2-3 देखने को हमको मिलते हैं। तो उन सभी को मैंने इसमें कंबाइंड किया है और ये बहुत ही एक अच्छी वीडियो होने वाली है पॉलिटी के लिए, जो कि एक ऐसी वीडियो है, यदि आपका किसी का एग्जाम है 4-5 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। पर इसमें एक ये है कि आपने पहले इसको थ्योरी आपने इसकी पढ़ी हो, क्योंकि इसमें हम ओनली क्वेश्चन ही करेंगे और जो ये वो क्वेश्चन है जो सारे पीवाईक्यू में आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इससे आपका सारा रिवाइज हो जाएगा और लगभग सभी एग्जामों में लगभग इन्हीं क्वेश्चन को बार बार पूछते रहते हैं पॉलिटी में, तो इसमें मैंने सभी क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस टॉपिक है इसमें संवैधानिक विकास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। यूनाइटेड किंगडम की एक संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो कौन सा है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है जो कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जिसने क्या किया था, 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है को भारत संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है। भारत संविधान के पूर्वगामी के रूप में किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। जो भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो ये हुई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? बहुत ही फेमस है, आपने देखा ही होगा, बहुत बार पूछा गया है। इसे जाना जाता है मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं हम इसे, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। इसके द्वारा क्या हुआ था? द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था? तो ये 20 वर्षों तक बढ़ा दिया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्तस्थान के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई थी। तो ये भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ था ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट वह रिक्त स्थान था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 था जिसने कि क्या किया था, भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किस अधिनियम के द्वारा से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया था? तो सबको पता है भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा हाथ कौन से अधिनियम का रहा है? 1935 के अधिनियम का, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा किस द्वारा मान्यता दी गई थी? तो संविधान सभा को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 8 फर्स्ट के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन डायआर्की के उन्मूलन की संस्तुति किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन डायआर्की के उन्मूलन की संस्तुति की गई थी। नेक्स्ट है भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड अधिनियम या रिपोर्ट अधिनियम को जाना जाता है 1919 के अधिनियम को, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ था? द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो ये इसमें क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। क्या दिया था इन्होंने दिया था कि भारतीय संविधान किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली थी ये वाली बात, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा की मसौदा समिति में
कितने सदस्य थे, ठीक है, तो कितने सदस्य सभी को पता है, 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, ये हुए थे जुलाई 1946 में हुए थे संविधान सभा के चुनाव। नेक्स्ट है हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष किस दिन संविधान दिवस मनाते हैं, तो ये 26 नवंबर को हम संविधान दिवस बनाते हैं, ठीक है। 26 नवंबर को क्या हुआ था, हमने संविधान को अपनाया था, ठीक है, इसलिए हम इसको संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था, तो हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। सुलेख शैली के मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था, तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही लिखा था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन थे, आप ये कमेंट करके बताना या वीडियो में आगे आपको बता देंगे, ठीक है। जिसको पता है वो कमेंट भी कर सकता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में कम से कम 20-25 बार पूछ लिया है अस्थायी अध्यक्ष के बारे में, तो आपको पता ही होगा, मैं ऐसा ही आशा करता हूँ। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, 1950 में ही अपनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के लगभग 30 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने वर्ष लगाए थे, ये 3 वर्ष तक का समय समय पर बैठक की थी, ठीक है। संविधान सभा को लिखने के लिए कितने समय पर बैठक हुई थी, ये 3 वर्ष तक बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 6 से 7 अक्टूबर 1949 के बीच में। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये अधिवेशन की सभी डेट भी याद होनी चाहिए कि कब हुए थे, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ऐसे तो पूछता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ऐसे भी हमको याद रखना है कि कब आयोजित हुआ था। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे, 299, ठीक है, 299 सदस्य थे। नेक्स्ट है संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया था, तो 1950 में अस्थायी संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया था संविधान सभा को 1950 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये की गई थी दिल्ली में, ठीक है। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पर हुआ था, पहला सत्र दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पर हुआ था, दिल्ली शहर में हुआ था। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी, 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, 15 सदस्य थी महिला सदस्य। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जो हाउस कमेटी थी संविधान सभा की उसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया जी, ठीक है, कौन थे, बी पट्टाभी सीतारमैया जी। नेक्स्ट है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन से प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट जीवी मामलकर भारतीय संविधान के किस कमेटी के अध्यक्ष थे, ये प्रकार्य समिति के कौन थे, अध्यक्ष थे जीवी मामलकर, ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत के पहले वित्त मंत्री थे वो कौन थे, आर के षणमुखम चेट्टी जी, ठीक है, आर के षणमुखम चेट्टी जी थे भारत के पहले वित्त मंत्री स्वतंत्रता के बाद। ये सभी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए, मैं फिर से बता देता हूँ, सारे पीवाई के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एसएससी रेलवे में, ये मैंने उन्हीं क्वेश्चन को इसमें लिया, इसलिए ये बहुत सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, आगे आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। आपने यदि किसी ने हाल ही में एग्जाम दिए गए हो और आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तो आप उससे भी एनालिसिस कर सकते हो कि इस वीडियो में से उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उस हिसाब से भी इस वीडियो का एनालिसिस कर सकते हो। वीडियो को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टार्ट करते हैं फिर से। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर जी थे प्रथम कानून मंत्री। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव, जिसके पास बल होगा वही रक्षा कर पाएगा, तो बलदेव सिंह जी थे। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे, देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है, कानून मंत्री थे। नेक्स्ट
स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। स्वतंत्र संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बार-बार पूछते हैं इस वाले क्वेश्चन को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव जी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी और यही इनके अस्थायी अध्यक्ष थे। मैंने अभी क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर देखो आपको मिल गया। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैंने बोलता हूँ जो भी हम पूछ रहे हैं या मैं बता रहा हूँ वो भी आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा। आप आगे देख सकते हैं। मैंने आगे पूछा था और मैंने बोला था कमेंट करना है, देखो पर आगे आपको मिल गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा का पहला संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में, पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं 26 नवंबर को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था, ठीक है। और लागू कब हुआ था ये आपको कमेंट करना है। वैसे सभी को पता ही हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ था, ठीक है। मैं इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट है, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? तो ये बने थे अम्मू स्वामीनाथन जी, ठीक है। कहाँ से? मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया देखो, अम्मू स्वामीनाथन जी। ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि कम से कम ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, कम से कम 10 या 20% लोगों को ये वाला क्वेश्चन पता होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, ध्यान रखना है। आगे, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो ये 1946 में हुए थे। हमने आगे ये वाला क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है संविधान के स्रोत, ठीक है। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? सभी को पता होगा, ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है, तो ये कहाँ से ली गई? नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिए गए हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है। निर्देशों का साधन, भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को कहाँ से लिया गया? मंत्रिमंडलीय जो स्वरूप है भारतीय संविधान में शासन का, उसको लिया गया है यूके के संविधान से, ठीक है। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया जापान के देश से। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव, संविधान में संशोधन किससे लिया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से लिया जाएगा। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो कि दक्षिण अफ्रीका कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है। इस बार भी T20 वर्ल्ड कप हार गई, इंडिया से जीता हुआ मैच था, वो भी हमने उनको हरा दिया। तो उनको क्या है, दक्षिण अफ्रीका टीम को क्या करना पड़ेगा? टीम में संशोधन करना पड़ेगा, कुछ ऐसा संशोधन करना पड़ेगा जिससे कि वो वर्ल्ड कप जीते। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस चीज को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR से लिया गया है? तो ये USSR से क्या लाता? हमने पंचवर्षीय जो हमारी योजनाएं हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनको हमने USSR से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया? जो फ्रांस से लिया गया, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी? तो ये जोड़ी थी आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित होकर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके रिवीजन के लिए क्लास बनाई गई है, इसमें थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही, ओनली क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो कि सभी इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का रिक्त स्थान उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था? ये लिया था उच्चतम न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान में जो प्रस्तावना में निहित है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, अभी आपको याद भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में एकल जो नागरिकता है वो अवधारणा किस देश से ली गई है? वो ली गई है इंग्लैंड से, ठीक है, यूके से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किससे ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता, जो संसदीय विशेषाधिकार है भारतीय संविधान का, वो ब्रिटेन से लिया गया है।
नेक्स्ट है, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? ठीक है, किस देश से अपनाया गया है? यूएसएसआर से, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, भारतीय संविधान का भाग कौन सा भाग है? 16वां भाग है। ठीक है, भाग 16 भारतीय संविधान का भाग 16 किस देश के संविधान से, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है भाग 16? यह है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। जो कुछ वर्ग हैं उनसे संबंधित जो विशेष प्रावधान है उनको इसमें शामिल किया गया है भाग 16 में, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, जो कृषि विषय है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में अंतर्गत आता है। जो कृषि विषय आता है वो किस में आता है? राज्य सूची में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। जो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची 3 प्रकार की सूची शामिल होती है। उसमें अलग अलग विषय शामिल होते हैं। तो इसमें पूछा समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उसमें से जो कारखाना है वो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की रिक्त स्थान में संघ सूची से संबंधित प्रावधान। मैंने अभी बताया कि जो 7वीं अनुसूची है संविधान की उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है, तो इसमें 7वीं अनुसूची आ जाएगी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो आपको पता होगा जो भारतीय संविधान का 5वां भाग है उसमें संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। नेक्स्ट, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग थे और कितने अनुच्छेद थे? जो मूल था, जिसमें मतलब कोई भी संशोधन नहीं किया गया था उस टाइम जब यहाँ पर लागू हुआ था संविधान, उस टाइम 22 तो कितने 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, तो कौन सा 20वां भाग संविधान संशोधन से संबंधित है भारतीय संविधान का, याद रखना है ये भी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का, एक सेकंड, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? यह है भाग 4A। जो कि मौलिक कर्तव्य आते हैं वो भाग 4A में आपको पता ही होगा। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है, तो इसमें 11वीं सूची में स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है? यह है भाग 13 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का किस भाग में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो कौन सा भाग? ये 12 भाग है वो, जो कि संपत्ति, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। पुलिस और लोक स्वास्थ्य भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत राज्य के विषय में, मैंने अभी पढ़ा था ऊपर आपको, तो उसमें 7वीं अनुसूची है जिसमें कि राज्य सूची आती है, उसमें पुलिस और लोक व्यवस्था है जो कि राज्य सूची में शामिल है, ये दोनों विषय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के एक सेकेंड, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो आपको पता होगा कि भाग 5 है जो कि संघ से संबंधित है, उसमें कि राष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची में संदर्भ में केंद्र और राज्य की भी शक्तियों को विभाजित करती है? अभी मैंने बताया था 7वीं अनुसूची है, उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 3 सूची शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित है, आपको पता ही है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा मौलिक कर्तव्य से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है वो है भाग 6, और जो संघ से संबंधित है वो कौन सा है? भाग 5, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो ये इसमें मिजोरम है। कौन कौन से 4 इसमें राज्य आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य आते हैं जो कि 6ठी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, जो कि 11वीं अनुसूची है, जो कि संविधान संशोधन 1973 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। आपको पता ही होगा 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और नगर पालिका से संबंधित कौन सी है? जो 12वीं अनुसूची है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 7 में किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 7 किससे? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 9 है, उसमें कि अनुच्छेद 245 से 255 तक है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, वही 9 भाग। भारतीय संविधान की
कौन सी अनुसूची में राज्यों के परिषदों में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है? तो ये चौथी अनुसूची है, 4th, उसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किसमें सम्मिलित है? तो ये समवर्ती सूची में होगा सम्मिलित। समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं? जो भी राज्य और संघ, राज्य और केंद्र दोनों के विषय होते हैं उनको समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में के अंतर्गत रखा गया है? जो आधिकारिक भाषाओं की सूची है उनको उसमें कौन सी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया सभी भाषाओं को। आपको पता ही होगा पहले कितनी भाषाएं थी, 8 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? कोई कमेंट करके बताएगा कितनी 8वीं अनुसूची में के अंतर्गत उनको रखा गया है। ठीक है, तो पहले कितनी भाषाएं थी? पहले कितनी थी? संविधान के निर्माण के समय इसमें 14 भाषाएं थी और उसके बाद अलग अलग जो संविधान संशोधन हुए थे उसमें 21वां हुआ था एक, और एक 71 हुआ था। इनके द्वारा इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी। वो हम डिटेल की इसमें अनुसूची की वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, इसमें अब कितनी भाषा हुई है इसमें संविधान में? प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं इसमें 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। ठीक है, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई, दूसरी अनुसूची के भाग ई में कौन क्या है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं उपलब्धियों का उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध, जो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। आपको पता ही होगा दूसरी अनुसूची में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं उसके क्षेत्रों में को निर्दिष्ट किया गया है? तो ये प्रथम अनुसूची है जिसमें कि राज्यों एवं उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है प्रथम अनुसूची में। सेकंड में उनके वेतन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी उनके वेतन के बारे में है उल्लेख। 8वीं में जो भाषाएं उनके बारे में, पहले 14 भाषाएं थी अब 22 भाषा हो गई हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? अभी ऊपर ही बढ़ा था ये, इसमें कि राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है। ऐसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रथम पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत के संविधान की संघ सूची के तहत रेलवे ये है जो कि संघ सूची में सम्मिलित, आपको पता है केंद्र सरकार के अंडर में आती है रेलवे। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किस में शामिल है? तो ये अनुसूची कौन से में था? आपको 7वीं अनुसूची में ये तीनों सूची हैं, उसमें ये राज्य सूची में आता है पशुधन और पशुपालन। भारत की संविधान की कौन सी सूची के तहत खेल का विषय आता है? जो राज्य सूची में खेल का विषय आता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? यूपीएससी का प्रावधान किस भाग में है? ये है भाग 14 में। ठीक है, भाग 14 में यूपीएससी का प्रावधान है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेजर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। फर्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? तो ये करता है 239 239 है, वो कहता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाना चाहिए? तो ये करता है 51A। ठीक है, 51A का जो ए है स्मॉल ए, वो ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना पर जोर देता है? ये करता है 51A का सी। 51A का जो सी है वो करता है, जो कि मौलिक कर्तव्य आपको बताई है, भाग 4A में आते हैं, और ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये इस पर जोर दिया जाता है अनुच्छेद 51AC में। नेक्स्ट करते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद 22। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51A के खंड के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं वह कितने वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे? तो वो करेंगे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? ठीक है, कौन से किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या आता है? अस्पृश्यता का अंत आता है। अनुच्छेद 15 में क्या आता है? धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये बोलता है अनुच्छेद 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है? तो अनुच्छेद 246 के अनुसार जो जनसंख्या गणना है वो किसका है विषय है? वो विषय हो जाता है
संघ का केंद्र का विषय हो जाता है अनुच्छेद 246 ये कहता है। लेकिन जो जनसंख्या है वो किसका विषय है? जनसंख्या वो है राज्य का विषय, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छा एक चीज बता रहा हूँ मैं। जो जनसंख्या है, ओनली जनसंख्या वर्ड है, वो किस में आता है? राज्य में आता है। और जो जनसंख्या गणना करना है वो केंद्र में आ जाता है। ये दोनों आपको चीजें याद रखनी है, तभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या किस विषय में आता है, किस सूची में आता है, तो राष्ट्र सूची में आता है। और जनसंख्या गणना वो किस सूची में आती है? वो आती है संघ सूची में आती है, जो कि अनुच्छेद 246 का में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ये अनुच्छेद 164 में है, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख है? मैंने अभी बताया था, वो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंधों से संबंधित है? तो जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में जो विशेष उपबंध है, उनसे कौन सा आर्टिकल संबंध रखता है? वो है अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप गलत कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अनुच्छेद 371 का किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध देता है? जो 371 का है वो नागालैंड राज्य के बारे में विशेष उपबंध देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? ये है लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट से संबंधित है अनुच्छेद 323। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन याद रखने पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता भी देता हूँ। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? जो प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 172 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी, ठीक है। अनुच्छेद 372 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी, ये इसमें कहा गया है 172 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ये अनुच्छेद 1 में कहा गया, सभी को पता होगा। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल पढ़ने की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, ये का उल्लेख करता है, सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 वो है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है, अनुच्छेद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो ये कहता है अनुच्छेद 361। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हो। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति या जो राज्यपाल है या राज्य के जो राज प्रमुख हैं वो अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? ये कहा गया है अनुच्छेद 361 में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। और नेक्स्ट करते हैं, संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण करता है? यदि वो लाभ का पद रखता है तो वो संसद के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में होता है, अयोग्य माना जाता है संसद का सदस्य बनने के लिए। तो ये किस अनुच्छेद में? 102 अनुच्छेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार नहीं बता रहा, पर फिर भी मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं बोल ही देता हूँ, इसलिए ये आपको ध्यान ही रखना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको किसी भी हालत में भूलना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बहुत लोग इनको गलत करेंगे, और यदि आप सही कर देते हो ऐसे क्वेश्चन तो आप फिर उनसे आगे निकले हुए। और आपको बताइए वो एक नंबर का कितना मैटर करता है। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक नंबर से अपन कट ऑफ से भी रह जाते हैं, और एक नंबर से अच्छी पोस्ट भी हम रह जाती है, ठीक है। कोई अच्छी पोस्ट ले लेता है, कोई अच्छी पोस्ट नहीं ले पाता है, जिससे उनको फिर से एग्जाम देना पड़ता है। तो इसी प्रकार हम फिर एसएससी में फंसे रहते हैं। तो इसलिए एक नंबर के लिए हमको लड़ना होगा, तभी हम अच्छी एक ही बार में अच्छी पोस्ट लेके और आराम से फिर हम अपना अच्छे से लाइफ इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में 246 शामिल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं, ठीक है। तो यह है 246 में। यह भी इंपॉर्टेंट है कि संसद के बाद संघ सूची में शामिल किसी भी विषय में, संघ सूची जो हमने पढ़ी थी अभी, अनुसूची 7 में आती है, जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धी सूची। तो यह अनुच्छेद बोलता है कि जो संघ सूची में, संसद के बाद संघ सूची में सम्मिलित किसी भी विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं, वो 246 में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई। ये आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट रहा है। वर्ष 1949 में ये किया था, ठीक है। किस वर्ष किया था? वर्ष 1949 में किया था। अब ये 370 अनुच्छेद को हटा दिया है, आपको पता ही होगा सभी को। करंट का क्वेश्चन है, वो बहुत फेमस करंट रही है ये तो, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
में संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका से संबंधित है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78, ठीक है, जो कि भाग 5 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? यह है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 105 होता है, 105 है, वो सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 फर्स्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? तो ये राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, ठीक है। उनका कार्य होता है कि व्यय का जो वार्षिक विवरण है वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है 110, ठीक है। और जो संयुक्त वो है, क्या कहते हैं, जो धन विधेयक की परिभाषा से 110 और 108 किससे संबंधित है? आप ये बताइए, ठीक है। कमेंट करके आपको ये बताना है अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, जो कि संयुक्त बैठक से संबंधित है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? अभी किया था 370। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार का अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। तो अनुच्छेद 12 में है, 112 में है, जिसमें कि वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से ये वर्णित है, ठीक है। इसमें 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 108 करता है। मैंने अभी बताया था ये अनुच्छेद 108, जो कि संसद की, एक सेकंड, यू शुड टेक अ रेस्ट नाउ, नहीं ले रहे अभी हम रेस्ट, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, अनुच्छेद कौन सा कर रहे थे अपन? 108। अनुच्छेद 108 ये क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है, अनुच्छेद 8। और 110 था वो धन विधेयक से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? तो ये है 244 फर्स्ट। 244 फर्स्ट है, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो यह है अनुच्छेद 330, जो कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना। इसमें ही भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो संघवाद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघवाद का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी भी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। बंधुता का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की, हमारी देखी जाए तो हमारी गरिमा को क्या बोलेंगे? हम बंधुता बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत करता है, तो किया था। जो उद्देशिका है, प्रस्तावना को या उद्देशिका बोलते हैं, उसको किसने प्रस्तुत किया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसे महान आदर्शों का उल्लेख है, तो इसमें कौन कौन से आदर्शों का उल्लेख है ये हमको बताना है। जैसे विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, आस्था है और उपासना की स्वतंत्रता, इन सभी आदर्शों का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है नागरिकता। तो नागरिकता किस भाग में आती है? नागरिकता आती है सेकंड भाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारत में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था। तो नागरिकता अधिनियम था भारत में, वह पारित हुआ था 1955 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग से नागरिकता संबंधित है? मैंने अभी बताया था, भाग सेकंड से संबंधित है। कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं इसमें? 5 से 11 अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, भारतीय संसद ने किस वर्ष में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था? आपको बताइए, 2019 में भारत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया था, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बोला जाता है, CAA, 2019 में पारित किया था। नेक्स्ट करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो? यदि किसी ने स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो कितने, कब नहीं कहा जाएगा? 9, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? ये अनुच्छेद 9 बोलता है, जिसमें बोलता है यदि कोई भी व्यक्ति है वो भारत किसी भी विदेश की नागरिकता ले लेता है, किसी विदेशी देश की, तो वो भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा। अनुच्छेद 9 बोलता है ये। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है, तो ये अनुच्छेद 10 में, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 9 और 10, ये आपको ध्यान रखने हैं। भारत के संविधान द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। भारत संविधान द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट करते हैं, अब टॉपिक आता है मौलिक अधिकार। इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, करते हैं। चलो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और
226 के तहत 5 प्रकार की रिट प्रदान की जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट प्रदान की जाती है। जो अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है? वो है सुप्रीम कोर्ट की रिट से संबंधित, ठीक है। जो 226 है वो है हाई कोर्ट की रिट से संबंधित है, जिसमें 5 प्रकार की रिट प्रदान की जाती है, आपको पता है। ये दोनों याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट 32 और 226 है हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से कितने अधिकारों की गारंटी दी थी? तो ये 7 अधिकारों की गारंटी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? मैंने अभी बताया 226 हाई कोर्ट का है, तो हाई कोर्ट यहाँ पर आ गया, तो अनुच्छेद 226, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 मौलिक अधिकारों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। किससे? शोषण के विरुद्ध। 23 और 24 दोनों किसमें आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंध में आते हैं। नेक्स्ट करते हैं, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में से बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है, तो ये देता है शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 26 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के 6 समूह शामिल हैं। कितने समूह शामिल हैं? 6 समूह शामिल है भाग 3 में। कौन कौन से आपको बताइए? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी अधिकार आ जाते हैं इसमें भाग 3 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। किसमें कहता है? अनुच्छेद 28 में कहता है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, जिसमें राजनिधि से पूर्णतः पोषित यदि कोई भी शिक्षण संस्थान राजनिधि से पूर्णतः पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, ये बोलता है अनुच्छेद 28। नेक्स्ट, 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 फोर्थ के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। तो ये कहता है, कौन से केस में बोला था? केरल राज्य बनाम लिसम्बा जोसेफ, ठीक है। केरल स्टेट वर्सेस लिसम्बा जोसेफ जो मामला था, उसमें ये माना था कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 फोर्थ के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 12 में, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 12 द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो स्वतंत्रता से अधिकार से कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 19 है, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई थी? तो ये 19 के अनुच्छेद में 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई थी। पहले कितनी थी? इसमें 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ये अनुच्छेद 19 के ही अंतर्गत है। हम भारत में किसी भी भाग पर मुक्त रूप से घूम सकते हैं, स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, ये हमको अधिकार प्राप्त है, ठीक है। आप कहीं पे भी जा सकते हो भारत में, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, आपको पता ही होगा ये। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 के द्वारा गारंटीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है? तो जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, सरकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है? तो ये अनुच्छेद 21 के द्वारा बाध्य है सरकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकारों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है? तो 32 से 35, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें रिट शामिल है 5। जो हाईकोर्ट की रिट है वो 226 आर्टिकल में है, ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो शिक्षा के अधिकार को जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है अभी तक का। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो 6 से 14 वर्ष तक के लिए ये कौन से
संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? ये बोला है भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अभी हमने बताया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 21 से, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है राज्य। ये 21A में है और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। ये आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप उनको ध्यान रखें और एग्जाम में फंस भी सकता है वो क्वेश्चन। आगे भी आएगा, ऐसा नहीं आगे नहीं आएगा वो क्वेश्चन, आगे भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, जब तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी? ये अनुच्छेद 20 में, ठीक है। यदि किसी ने एक बार वो अपराध किया तो उसके लिए एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार उसी अपराध के लिए सजा नहीं मिलेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? वही है अनुच्छेद 20 में। अलग लैंग्वेज अलग कर दी है और आंसर वही होगा अनुच्छेद 20। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है? 25 से 28 में, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 26। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो कौन से में इंटरनेट की पहुंच को भी मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है भारतीय संविधान ने? तो ये अनुच्छेद 19 में है, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 19 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया जाता है? तो 21 में, अनुच्छेद 21 में, 21 के द्वारा स्वास्थ्य के अधिकार प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? ये अनुच्छेद 21 में ही बोला जाता है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये इसमें अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के भेदभाव से संबंधित है? तो ये जिन लिंग जाति आधार के लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव से संबंधित है, अनुच्छेद 15। मैंने आगे भी ये बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 15 में। देखो आगे ना वो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त या अस्पृश्यता से संबंधित है? किससे? अनुच्छेद 17। ये भी हमने आगे किया था। नेक्स्ट है, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी गारंटी दी जाती है? ये है अनुच्छेद 30 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 22 करता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण, वही वाला क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज चेंज कर दी है तो अनुच्छेद 22 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है? तो यह है अवसर की समानता, रोजगार में अवसर की समानता। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 16 में है। ध्यान रखना है आपको कि रोजगार में किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी कार्यालय में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? उच्चतम न्यायालय के समक्ष कौन सा है? 32 है, और हाईकोर्ट के समक्ष कौन सा है? 226 है, 226 है, दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। तो कौन सा अनुच्छेद है? ये 13 अनुच्छेद, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है इसलिए आप इसको गलत कर सकते हो, तो आप इसको याद रखना है, ठीक है। आप इसको सही करोगे तो आप और लोगों से आगे जाओगे, ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूरी सही करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि उपाधि प्रदान करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 18 जो कि उपाधि प्रदान करने से रोकता है, ठीक है, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट करते हैं अब।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित? वो सेम क्वेश्चन है ये कौन सा अनुच्छेद 18 है जो कि राज्य को उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है कौन सा? अनुच्छेद 18। नेक्स्ट करते हैं अपन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों से के संरक्षण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? वो है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 है जो कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समझ से समानता से संबंधित है? वो 14वां अनुच्छेद आपको बताया, 14, 15, 16, 17 चारों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं ये वाले। भारत का कौन सा अनुच्छेद है समानता के अधिकार से संबंधित है? ये हैं 14 से 18 तक। ठीक है, 14वां ये कानून की समझ समानता से संबंधित है। 15वां मैंने बताया धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। और जो 16वां है वो आपका रोजगार वाला है। ठीक है, रोजगार में अवसर की समानता। और जो 17वां है वो अस्पृश्यता का अंत है। 18वां भी हमने यहाँ पे किया है, उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं जो किस देश के संविधान में निहित है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन। नेक्स्ट करते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मूल अधिकार कितने निर्धारित किए गए हैं और मौलिक कर्तव्य कितने निर्धारित किए गए हैं ये हमको बताना है। तो आपको पता है मूल अधिकार कितने? 6 हैं, मौलिक कर्तव्य कितने? 11 हैं। ठीक है, मूल अधिकार 6, मौलिक कर्तव्य 11। नेक्स्ट, भारत में संघ बनाना एक है। भारत में संघ बनाना एक मौलिक अधिकार है, आपको बताई है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। न्यायालय में क्या है? प्रवर्तनीय है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में, जिसमें कि 12 से 35 तक के अनुच्छेद शामिल है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? ये 1978 में हटाया गया था संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1978 में हटाया गया था। नेक्स्ट है, किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार जो घोषित किया था उसमें 9 न्यायाधीशों की एक क्या थी? संवैधानिक पीठ थी। उसका नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो लगभग 99% बच्चे इसको गलत करके आएंगे, आपको बताइए। तो इसको आपको याद रखना है, जे.एस. खेहर थे। जे.एस. खेहर, इन्होंने इसकी संवैधानिक पीठ थी, इसका नेतृत्व किया था। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास मौलिक अधिकार है। कौन सा नागरिकों के पास कौन सा मौलिक अधिकार है जिससे कि भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है? अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म वाले ही रहेंगे या हिंदू धर्म वालों के कुछ अलग से वो दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई सा भी धर्म स्वीकार कर सकते हो, इसकी आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा हो, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको पता ही है। नेक्स्ट, कौन सी जो याचिका है किसी कैदी की हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती देती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो कि यहाँ पे किसी कैदी की हिरासत की कानूनी वैधता को चुनौती देती है। नेक्स्ट करते हैं, जो कौन सी रिट है तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है। तो इसमें ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हेबियस कॉर्पस भी इसे बोलते हैं। आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ये तब जारी की जाती है और ये किस अनुच्छेद के द्वारा होते हैं? ये 32वां, जो कि सुप्रीम कोर्ट का है। हाई कोर्ट का कौन सा? 226। ये दोनों आपको अनुच्छेद याद रखने हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की अधिकार से संबंधित है? मैंने ये बताया 32 है सर्वोच्च न्यायालय, और जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय वो कितना है? 226 है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है। तो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन या टैपिंग संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान की गई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? ये 21 अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि हम किसी की फोन कॉल की टैपिंग करते हैं वो उसकी उल्लंघन माना जाता है अनुच्छेद 21 के द्वारा। नेक्स्ट है, परमादेश रिट का अर्थ है। परमादेश रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। ठीक है, क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब आदेश देते हैं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो आदेश देता है, तो इसका मतलब परमादेश मतलब आदेश देना। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। फर्स्ट क्वेश्चन है,
किसने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था ये मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना और सजा का प्रस्ताव? ये रखा था स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति ने ये प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है, किनका संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य? वन्य जीवों का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है, 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो शिक्षा से संबंधित है। इसे किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया था? इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रहेंगे हमारी, उनके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट करते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं? तो ये वैधानिक है। वैधानिक है। मौलिक कर्तव्य क्या है? वैधानिक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे? तो ये 51A है, जो ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक स्वभाव, जांच और सुधार और मानवतावाद की भावना विकसित करे। 51A इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है JS वर्मा समिति। ठीक है, JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य के बारे में किसमें? 51A में। ठीक है, 51A और भाग कौन सा है? 4th। आपको दोनों याद रखना है चीजें। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किसने की थी? अभी हमने किया था, स्वर्ण सिंह समिति ने इनकी सिफारिश की थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है राजकीय नीति निर्देशक तत्व। इसे हम DPSP भी बोल देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के खालिस्तान में कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें? DPSP, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें कल्याणकारी राज्य के विचार के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट, पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। 44 अनुच्छेद में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। ये आप ध्यान रखना है, कौन से में? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 44 का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ये किसमें? 44 में। ये दोनों ऐसे भी आ सकते हैं, एक समान नागरिक, समान नंबर है 44, तो 44 आपको ऐसे याद रख सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसमें है, अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट करते हैं अब, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों? तो ये किसमें है? अनुच्छेद 40 में, जिसमें ग्राम पंचायतों के बारे में उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो कि स्मारकों और कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व की स्थान की रक्षा करता है? वो है अनुच्छेद 49। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B का में क्या प्रावधान है? यह है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है 43B में। ये भी आपको याद ही रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के एक निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था। तो किसमें? एक में किया गया था, एक निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पीड़न की रोकथाम और इसके संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह किस अनुच्छेद में? यह 42 अनुच्छेद में है। क्या है इसमें? जो कामकाजी महिलाएं, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनमें काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पीड़न की रोकथाम और उनके संगठन में व्यवस्था करना भी इस अनुच्छेद 42 का उद्देश्य है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कितने निर्देशक तत्व जोड़े गए थे या संशोधित किए गए थे? तो कितने जोड़े गए और संशोधित किए गए थे? 4 जोड़े गए थे, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, 43A, 48A जोड़ा था? ये अभी हमने पढ़ा ना, 4 जोड़े गए थे या संशोधन किए गए थे। तो वो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें ये जोड़े गए थे, 39, 39A, 43A और 48A, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, सरकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशित सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से भी सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो अनुच्छेद 42 में अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कौन अनुच्छेद 42 क्या कहता है, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए एक तो काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराना है और उनके उत्पीड़न की रोकथाम करना है और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, अनुच्छेद 42 में तो वही यहाँ पे अलग लैंग्वेज में पूछा है कि मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना, इसके प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 42 में है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत क्या है? ग्राम पंचायत का गठन करना, ये गांधीवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का व्यक्त करता है? तो ये जो अनुच्छेद 51 है ये क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना का प्रावधान है किसमें? अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता, अभी हमने पढ़ा समान नागरिक संहिता मतलब 44, दोनों समान हो जाएंगे 44, तो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है? 44 में है। नेक्स्ट करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो कौन सा है? 39 है। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? अभी हमने ऊपर पढ़ा था 52, ठीक है, 52 संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 1976 में, जो कि हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित कौन सा है? 48 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ग्राम पंचायत से कौन सा था? अभी हमने पढ़ा था 40 था। ठीक है, और कृषि और पशुपालन से 48 हो गया। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 38 है, जो कि ये इसमें इसका प्रावधान है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश प्रदान करता है, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बालावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 55 में, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद निर्देश देता है? ये देता है अनुच्छेद 39। नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करना किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 39 में। राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 50 करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत लोग गलत करके आते हैं। कौन सा है कि इसमें क्या है? अनुच्छेद 50 में क्या है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को कौन निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद निर्देशित करता है? ये करता है अनुच्छेद 50। नेक्स्ट करते हैं, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? भाग 4, जिसमें कि डीपीएसपी आते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल आते हैं। तो ये कौन किसमें? नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ठीक है, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है, ये वाला हमारा भाग 4। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टार्ट करें। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को क्या कहा जाता था? निर्वाचन मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक, कितने % सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है? इसमें महाभियोग लाने के लिए वाले सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 मतलब 25%। ठीक है, 25% सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। और महाभियोग ये किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ये है अनुच्छेद 61 में, ये भी आपको याद रखना है, आगे भी आएगा, मैंने यहाँ पे भी बता दिया है। नेक्स्ट है बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। राष्ट्रपति आमंत्रित करता है, आपको पता ही होगा, यदि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हो तो आपको पता होगा। राष्ट्रपति आमंत्रित करता है बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए। नेक्स्ट है भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी है, कौन होता है? नाम मात्र नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी लेता है, कौन लेते हैं? ये भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, ये भारत के उपराष्ट्रपति कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 54 है, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं उनको ट्रिक से मैंने याद करा दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उस वीडियो की लिंक, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद आपको एक बार वो वीडियो देखनी है, 7-8 मिनट 10 मिनट की वीडियो, वो देखने के बाद आपको भारत के राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद सारे याद हो जाएंगे, बार बार आपको याद नहीं करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है, 55 है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? ये लेता है संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित कौन सा? अनुच्छेद 60 है। मैंने सभी अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित सभी को ट्रिक के साथ याद करा दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि हिंदी में ट्रिक बताइए, इंग्लिश में भी मैंने ट्रिक उस वीडियो में बताई, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 72 है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने की यहाँ पे प्रावधान है। भारत में किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने या प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के तहत है? अभी हमने ऊपर कहा था, अनुच्छेद 72 के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले से इस पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। किस अनुच्छेद में यह है? 57 में। 57 में ये चीज वर्णित है। ठीक है, याद रखना है आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे आए हुए हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ सुना है, सारे आए हुए हैं, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। इसमें से आपको सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना है। यदि आपको इसमें थोड़ी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.2, 1.3, 1.5 तो ये भी ऑप्शन आने लगे हैं, तो आप 2 टाइम्स भी कर सकते हो। कोई 2 टाइम्स भी कर लेना, तो आपको क्या है कि जितने वीडियो होगी वो आधे टाइम में आपकी समाप्त हो जाएगी, तो 2-3 बार रिवाइज भी कर सकते हो आप इस टाइप से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो ये करता है 153। ठीक है, नेक्स्ट है, और जो क्या है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है, वो किस आर्टिकल में? वो है आर्टिकल 154, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेशों को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा वापस लिया जाता है। और राष्ट्रपति के में किस आर्टिकल में? वो है आर्टिकल 123 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? 213 आर्टिकल, ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था। और जो उसमें बात की जाए राष्ट्रपति वाले में, तो उसमें 123। ठीक है, नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 35 है। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए भी कितनी? वो भी 35 ही है, और राज्यपाल के लिए भी 35 ही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान करता है? अभी हमने ऊपर भी खड़ा था, 153 आर्टिकल। नेक्स्ट है, भारत राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति वो की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यहाँ पर अपने पद पर बना रह सकते हैं महाधिवक्ता जी। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी पहली किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती? तो आर्टिकल 361 के अनुसार है। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ये कौन थे? पद्मजा नायडू। कौन थी? नायडू जी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होते हैं? तो होते हैं राज्यपाल होते हैं। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। आपको पता ही है। ये तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? देखो, ये पूछ लिया, किसी भी राज्य के पहले राज्यपाल पूछ लेते हैं आजकल तो एसएससी में, कुछ भी पूछ लेते हैं आप, ये उसी को याद होगा, या तो जो मध्य प्रदेश का हो या जिसने बहुत ज़्यादा ही डीप में पढ़ी हो। तो ये कौन थे? डॉक्टर सीतारमैया जी थे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यायपालिका। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया, हीरालाल जैकिसुनदास कानिया जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के 50वें मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? चीफ जस्टिस कौन थे 50 में? तो ये थे डी.वाई. चंद्रचूड़।
नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो है कलकत्ता का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं, तो केरल से संबंधित है। ठीक है, तो ये फातिमा बीबी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी जी थी। और किससे संबंधित है, किस राज्य से, ये केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन से वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा था, तो ये 1971 ईस्वी तक। ठीक है, 1971 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और कौन से वर्ष के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियमन से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा, तो ये 1956 वर्ष के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियमन से पहले भी। ठीक है, 1956 के, ये आपको ध्यान रखना है, बेटियों का अधिकार होगा पिता की संपत्ति पर। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकते हैं, कौन कर सकता है, भारतीय संसद कर सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, तो ये अनुच्छेद 141 ये निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है, तो ये बताइए आपको, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, तो ये आर्टिकल 129 में बहुत बार पूछा गया, आपको याद रखना है। इसमें कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय होगा, आर्टिकल 129। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, देखो स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था, वो आया था 1950 में। ठीक है, 1950 में अस्तित्व में आया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, देखो आ गया 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो है 62 है। नेक्स्ट है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी हिमा कोहली थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किसके आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश के बगैर नहीं हटाया जा सकता, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले की गई थी, कब की गई थी, ये की गई थी मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट, PIL का पूर्ण रूप है, तो ये PIL का पूर्ण रूप क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये होता है PIL का पूर्ण रूप। नेक्स्ट है, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई, लोक अदालतें हैं वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाई गई थी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण कौन सा आर्टिकल करता है, वो करता है 124 आर्टिकल करता है, ये याद रखना है, अच्छा आर्टिकल है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित आर्टिकल वो भी 124 ही है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय इनके परामर्श से की जाती है, तो भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किसके परामर्श से की जाती है, राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। नेक्स्ट, भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उठाने का पहला प्रस्ताव किस वर्ष शुरू किया गया था, वो किया गया था 1991 में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो ये कौन थे, वो थे जस्टिस वी रामास्वामी, इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, जो उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश हैं। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है तो बहुत कम लोग इसको सही कर पाएंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद रखना ही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में आया था, 1991 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी लीला सेठ थी, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक
सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 144 में यह कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, तो ये उच्चतम न्यायालय भारत में सबसे बड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होते हैं, ये अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट करते हैं अब सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय जो आनुषंगिक शक्ति है वो अनुच्छेद 140 में है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, किस देश ने जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? तो किस देश में हुई थी? ये हुई थी अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है। तो ये भारत के राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव कब हुआ था? ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव। ठीक है, यह क्वेश्चन हो जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट। अब आता है संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फर्स्ट है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है वो 2014 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? ये अनुच्छेद 3 है। नेक्स्ट, 1963 में एक अलग राज्य बनकर उभरा था। 1963 में कौन सा उभरा था? नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी 1963 में। नागालैंड दिवस, राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को बनाया जाता है नागालैंड राज्य दिवस, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, सिक्किम अपना राज्यत्व राजपद मनाता है, तो ये बनाता है 16 मई को बनाता है। सिक्किम को बनाता है 16 मई को बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन किसकी जिम्मेदारी होती है? ये होती है राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है, तो जो भाग 9 है उसके अंतर्गत क्या आता है? पंचायत आता है। नेक्स्ट करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? वो होता है अनुच्छेद 243 ZD। नेक्स्ट है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए? ये होती है 21 वर्ष। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? जो मध्यवर्ती स्तर होते हैं पंचायती राज संस्थाओं में, उसे पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया, तो यह आए थे पंचायती राज संस्था के अंतर्गत 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें किस अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में? ये जोड़ा गया था 73 के द्वारा तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज था, और इसमें ग्राम पंचायत था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, 11वीं और 12वीं। अब करते हैं नेक्स्ट, किस राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान है? तो पंचायत प्रणाली अरुणाचल राज्य में विद्यमान है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है, तो ये है प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल होता है, तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं ग्राम पंचायत में उनका भी कार्यकाल 5 वर्षीय होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिनकी संख्या कितने 20 लाख से अधिक नहीं है। देखो, मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायतें हैं वो ऐसे राज्य में गठित की जा सकती हैं जिनकी संख्या कितनी हो? 20 लाख हो। यदि 20 लाख से अधिक नहीं है तो वहाँ पर नहीं की जा सकती, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको सभी पता होगा 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, आप कमेंट करके भी बता सकते हो। प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से 5 वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कब तक चलती है? 5 वर्ष तक चलती है। अब करते हैं नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट निर्वाचन। ठीक है, इलेक्शन। उसमें क्वेश्चन करते हैं, संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव आयोग भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये केंद्र के विषय हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो सूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये किस अनुसूची में? ये आपको पता ही होगा, ये है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? ये कराता है निर्वाचन आयोग कराता है। नेक्स्ट है, किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? तो जो पात्र मतदाताओं के प्रतिशत है उसे मतदान प्रतिशत कहा जाता है। आपने देखा होगा इलेक्शन परसेंटेज बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो ये हुए थे 1993 में हुए थे। नेक्स्ट,
भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष में बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो ये किस वर्ष में बना था भारतीय चुनाव पहली बार अपने इतिहास में? 1989 में बना था बहुसदस्यीय निकाय। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का चुनाव आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल? 324 के अनुसार। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि हाउस ऑफ पीपल्स और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे? ये कहता है आर्टिकल 326। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 326 ये कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होंगे। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 18 वर्ष होती है, सभी को पता है। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ये थी नीला सत्यनारायण थी। नेक्स्ट है, निर्वाचक नामावली को सामान्यतः कहा जाता है, जो निर्वाचक नामावली होती है तो सामान्यतः क्या कहा जाता है? उसे मतदाता सूची कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है कौन कर सकता है? वो राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति करेंगे, राज्यपाल नहीं करेंगे, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु होती है? जो भी पहले हो वो होता है। यदि 65 वर्ष की आयु पहले हो जाती है, 6 वर्ष से पहले हो जाती है, तो वो वहाँ पर उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला पहला भारत का भाग कौन था? तो मणिपुर था, जो कि उसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए थे। नेक्स्ट है, इसके मानदंड और दिशा निर्देशों का एक समूह है। कौन सी चीज़? मानदंडों एवं दिशा निर्देशों का एक समूह है जिनका राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान पालन करना होता है। ये होता है आचार संहिता होती है। आपने सुना होगा आचार संहिता लग गई है, तो ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी का तात्पर्य क्या है? जो वीवीपीएटी होती है उसमें टी का तात्पर्य क्या होता है? ट्रेल होता है। क्या होता है? ट्रेल होता है। ठीक है, और ये वीवीपीएटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें टी का तात्पर्य क्या हो जाएगा? ट्रेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का जो पहला आम चुनाव है वो हुआ था 1951-52 में। नेक्स्ट है, किस प्राधिकरण ने पीपीआरटीएमएस इसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया था? तो किस प्राधिकरण ने शुरू किया था? भारतीय चुनाव आयोग ने ये शुरू किया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, सरकारी कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधान क्षेत्र में होने वाले चुनाव को कहा जाता है? तो उसे उपचुनाव कहते हैं। आपको पता ही होगा, होते रहते हैं। आपने यदि पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप देखते रहते होंगे उस जगह पे उपचुनाव हो रहे हैं, तो ये हुआ उपचुनाव। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना, आयोग या समिति, कमीशन या कमेटी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 में क्या आता है? ये आता है फाइनेंस कमीशन आता है, वित्त आयोग आता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? तो जो भारत में पहली बार जो प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था वो हुआ था 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनको हटाने का या उनके निलंबन का संबंधित किस अनुच्छेद से है? वो है अनुच्छेद 317 से है। वर्ष 2022 में 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो वर्ष 2022 में किसको किया गया था? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी को। नेक्स्ट है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें के कौन थे? एन.के. सिंह थे। 15वें के कौन थे? एन.के. सिंह जी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। और जो 16वें वित्त आयोग है इस टाइम, उनके अध्यक्ष कौन है? उनके हैं अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी का गठन किया गया था? जो ये किया गया था 338 बी के प्रविष्टि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो ये कहा गया है 338 बी के फर्स्ट में। ठीक है, 338 बी के फर्स्ट में। 338 बी में क्या कहा गया है कि एक इनके लिए एनसीबीसी का गठन किया गया था, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, पीके थुंगन समिति संबंधित है। जो पीके थुंगन समिति है वो किससे संबंधित है? वो है पंचायती राज से संबंधित है। पूंछी आयोग है, पूंछी आयोग का किससे संबंध है? यह है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है।
भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत का प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसका नेतृत्व किया था काका कालेलकर ने। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। जो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वो किया गया था 6 अगस्त 1952 को। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका गठन कब किया गया था? वो किया था 1 अक्टूबर 1926 को। नेक्स्ट है भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था। जो भारत सरकार है उसने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया था? वो किया था वर्ष 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया था, नियुक्त किया गया था भारत सरकार ने। ठीक है। और उसका अध्यक्षता किसने की थी 1979 में? वो की थी बीपी मंडल जी ने। नेक्स्ट है 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा किसने की थी? वो की थी जनता दल पार्टी की सरकार ने की थी। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एस.के. दर्जी थे। नेक्स्ट नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? नीति आयोग वर्ष 2015 में अस्तित्व में आया था। सभी को पता होगा, बहुत बार पूछा गया है ये, हर एक एग्जाम में कभी ना कभी इसको पूछ लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 2015 में हुई थी। अब करते हैं नेक्स्ट। चलो अब आता है नेक्स्ट हमारा क्या आता है? आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन, इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? देखो, बाहरी कोई आक्रमण होता है या आंतरिक कोई अशांति होती है, उससे राज्यों की रक्षा करने का अधिकार किसके पास है? कर्तव्य किसका है? वह केंद्र सरकार का। तो ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 355 में यह है। नेक्स्ट है आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष से कितने भी टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है लोकसभा के कार्यकाल को। नेक्स्ट है धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। अब देखो 3 आर्टिकल होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं आर्टिकल को बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो इनको तो अब मैं करा ही रहा हूँ। 3 आर्टिकल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 352 होता है, ठीक है, 356 होता है और होता है 360 है। 3 आर्टिकल हैं ये आपको याद रखने। तो इनको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, एनपीएफ कैसे याद रखना है? एनपीएफ, ये बस आपको याद रखना है। एन से क्या हो जाएगा? एन से हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं उसे। उस आपातकाल के दौरान धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं स्वचालित रूप से यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और पीछे क्या होगा? 356 आर्टिकल, ये होगा प्रेसिडेंट रूल। ये किस में? 356 में। अब एफ में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन सा? वित्तीय आपातकाल हम बोलते हैं उसे हिंदी में, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वो किस में? 360 में। तो आप ऐसे इनको याद कर सकते हो, एनपीएफ 352, 356, 360। तो ऐसे आपको ये भूलोगे नहीं, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था? तो ये किस में लिया था? 356 में। जैसे मैंने बताया था 356 में क्या आता है? एनपीएफ मतलब पी मतलब प्रेसिडेंट रूल। तो केरल में क्या लगा दिया था? प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था 1959 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य शासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति वाला प्रेसिडेंट रूल 356 में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जो 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी आर्टिकल 352 के तहत, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद जी थे। आपको याद रखना है 1975 352 के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, उसमें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद थे। नेक्स्ट है 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 25 जून 1975 में। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपात की उद्घोषणा से संबंधित है? जो आपात की उद्घोषणा है, नेशनल इमरजेंसी है, वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 352 से मैंने याद भी कराया था, एनपीएफ। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रेसिडेंट रूल किसमें? 356 में हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक से आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन का हो गया। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषणा करने का अधिकार है? वो आप बता सकते हो ट्रिक से, एनपीएफ से, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। तो वो आपातकालीन घोषणा का अंतर्गत आपातकालीन उद्घोषणा का आधार क्या नहीं हो सकता? वो आंतरिक अशांति नहीं हो सकती है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट। 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है? तो ये अनुच्छेद 58 में इसके बारे में बताया गया है कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो? ये 52 अनुच्छेद में है। ठीक है, मैंने राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल की ट्रिक के साथ मैंने करा दिया स्पेशल वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हो। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसमें देख सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैंने ट्रिक कराई है। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी जी थे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करने पर। संविधान के उल्लंघन करने पर ही महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। यह किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में? 61 आर्टिकल में। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में? 61 आर्टिकल में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित आर्टिकल देखो आ गया 61 आर्टिकल। ठीक है, अब इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सभी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके इस वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। ठीक है, इसमें से आप कोई सा भी एग्जाम दोगे, एसएससी का या रेलवे का, कोई सा भी स्टेट का, कोई सा भी एग्जाम देते हो, तो उसमें आपको इन क्वेश्चन, इस वीडियो में से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। देखो अभी हमने किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को कौन प्रमाणित किया जाना होता है? किसके द्वारा? उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। ठीक है, उन्हीं उसी के अनुसार इनको प्रमाणित किया जाना होता है। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो 60 दिन की अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है, इस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो ये 130 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किसमें? 130 में। और जो वो गवर्नर है, गवर्नर के अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल में? आपसे ये पूछ ले तो वो किसमें? 213 में। 213 में गवर्नर का है और राष्ट्रपति का किसमें? 123 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, 123। नेक्स्ट करते हैं। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कुलाध्यक्ष विजिटर होता है। तो ये सभी पता है आपके, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति जी होती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटों का उपयोग किया था। तो किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार है। तो ये भारतीय राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितने हज़ार रुपये यहाँ पे जमा कराने पड़ते हैं? 15,000 रुपये जमा कराने होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा संबंधित है? आर्टिकल 66। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 274 के अनुसार क्या है कि कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट करते हैं। संविधान के ये तो हो गया। ठीक है, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब मतदान की आयु 21 से 18 की गई थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन थे। ठीक है, आर वेंकट रमन थे। और ये किस संशोधन के द्वारा किए गए थे? आपको ये कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि मतदान की जो आयु है, अधिकार की आयु पात्रता की, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्य शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आप स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किसमें? आर्टिकल 67 में। और राष्ट्रपति के महाभियोग की किसमें? वो आर्टिकल 61 में है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों के लिए होता है? ये होता है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में
भारत के राष्ट्रपति के रूप में किनका कार्यकाल सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ये। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो आपको पता है, लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं? वो करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो यदि देखो राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति करेंगे उनकी मृत्यु के, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? यदि राष्ट्रपति मृत्यु हुई, मैंने बताया था, तो कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं है, उस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने की अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा, आपको बताइए। नेक्स्ट करते हैं, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? तो किसको संबोधित करेंगे? वो करेंगे उपराष्ट्रपति जी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करने होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो देखो, ये आपातकाल लगाना है हमको आर्टिकल 356 के तहत। तो क्या है कि राष्ट्रपति के पास एक रिपोर्ट आनी चाहिए राज्यपाल की, उसके आधार पर ही वो अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संसद के सदनों को बुलाने की स्थिति किसके पास होती है? शक्ति वो होती है राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? तो आर्टिकल 331 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति कितनी वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों 5 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करते हैं। जब राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह जी थे। ठीक है, ये भी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको सभी के, जैसे प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम, राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम, उपराष्ट्रपति कौन थे, ये भी आपको याद रखने, क्योंकि आजकल एसएससी हो जाए रेलवे थोड़े हार्ड टाइम में क्वेश्चन पूछना इस टाइप से पूछ लेते हैं, तो आपको इन सभी का पीरियड भी याद होना चाहिए कि इस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी के टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और सबसे कम समय के लिए कौन थे? अभी आगे आया था, वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और सबसे लंबे समय तक के लिए राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? ये तो मैंने 3-4 बार पढ़ा दिया अभी तक, तो 61 आर्टिकल में है ये महाभियोग की प्रक्रिया। और उपराष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत हटाया जा सकता है? ये किस में उल्लेख है? ये है 67 में। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा टॉपिक आता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसमें होते हैं? 75 में। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं 75 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये आर्टिकल 75 के तहत नियुक्त किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये कब लाया गया था? अगस्त 1963 में लाया गया था कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो मृत्यु हुई थी 1964 में, उसके बाद जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी, तो इंदिरा गांधी जी थी जिनकी हत्या की गई थी। उसके बाद वो राजीव गांधी जी थे, आपको पता ही होगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? तो आपको बताइए होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका कार्यकाल ओनली 13 दिनों का रहा था। नेक्स्ट, मोरारजी देसाई भारतीय उप प्रधानमंत्री रहे थे, तो ये रहे थे 1967 से 1969 के बीच में, ये भारतीय उप प्रधानमंत्री जी रहे थे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है राज्यसभा। राज्यसभा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सभी कर लेते हैं।
राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है? तो ये होता है आर्टिकल 14 दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है राज्यसभा द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर वापस भेजना होता है, सिफारिश के साथ या सिफारिश के बिना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए आर्टिकल 80 में। तो 3 आर्टिकल होते हैं, 79 और 80 और 81। ठीक है, तो इस 79 में क्या आता है? संसद आती है। 79 में क्या आती है? संसद आती है। तो 80 में क्या आती है? राज्यसभा आती है, जिसका हमने अभी डिस्कशन किया है, अनुच्छेद 80। और 81 में क्या आता है? लोकसभा आता है। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद वर्ष कब अस्तित्व में आई थी? ये आई थी 1952 में। ठीक है, 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है, पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी। तो पहली बार राज्यसभा कब गठित की गई थी? 1952 में ही गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई थी महाराष्ट्र को। राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें किसको आवंटित की गई थी? महाराष्ट्र को। और सबसे अधिकतम किसको आवंटित की गई थी? वो की गई थी उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? उस टाइम कौन थे उपराष्ट्रपति? राधा कृष्णन थे, एस राधा कृष्णन थे, जो कि उस टाइम उनके पहले अध्यक्ष थे राज्यसभा के। नेक्स्ट करते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो राज्यों की परिषद में जो प्रतिनिधित्व है वो है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का। नेक्स्ट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले कुल कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के रूप में नामित किया जाता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कितने? 12 लोगों को नामित किया जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति हैं। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी रुक्मिणी देवी अरुणडेल। रुक्मिणी देवी अरुणडेल थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है, रेलवे में पूछा, एसएससी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य नामित किए जाते हैं और ये सबसे अधिक है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक किसे नामित किए जाते हैं? निर्वाचित किए जाते हैं, सॉरी, वो किए जाते हैं उत्तर प्रदेश से, उसके बाद महाराष्ट्र से। नेक्स्ट करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? देखो, ये अलग से एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की एक स्थापना की गई थी, वो 89 में संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने को माता पिता का मूल कर्तव्य बना दिया गया? तो ये मैंने बताया था आगे वीडियो में कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये किया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का माता पिता का मूल कर्तव्य बना दिया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष करके निर्वाचक मंडल के दायरे को बढ़ाया गया? तो ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ये मैंने आगे पूछा भी था आपसे कि 21 से 18 वर्ष के संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो ये देखो यहाँ पे आंसर भी आ गया कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया। तो ये 2001 की जो जनगणना थी उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया था 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ये अच्छा क्वेश्चन है, यदि ये क्वेश्चन आता है तो इसको गलत करेंगे ज़्यादा बच्चे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, 147वां संविधान संशोधन, ठीक है, विधेयक 2021, 127वां संशोधन विधेयक 2021 में
किसके द्वारा लोकसभा में पेश किया गया? तो ये किसके द्वारा पेश किया गया? ये था सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री के द्वारा ये लोकसभा में पेश किया गया था विधेयक। ये कौन सा था? 127वां संशोधन विधेयक था 2021। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। ये मैंने आगे भी वीडियो में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना शामिल किया गया। तो ये वही है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया गया? ठीक है, संपत्ति के अधिकार को जो कि आर्टिकल 19 में था वहां से हटा के से इसमें कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण, निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया? वही क्वेश्चन ऊपर वाला 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया? राष्ट्र की एकता शब्द को किसमें बदला गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसे चेंज किया गया 1976 में। ठीक है, ध्यान रखना ये आपको, राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया था। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द डाला गया था। कौन सा डाला गया था? समाजवादी शब्द डाला गया था। और क्या किया गया था प्रस्तावना में? राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अभी आया था ना संविधान संशोधन में समाजवादी, तो इसके साथ समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था 42 में ही संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों में किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है? ये करता है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसे बोलते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण प्रदान करता है। कौन सा? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये इसमें 10% आरक्षण दिया जाता है। याद रखना है आपको पता ही होगा, बहुत लोग ईडब्ल्यूएस वाले भी यहाँ पे देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आपको ये अपना भी याद रखना है कि आपको ये जो आरक्षण मिला है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला है? ये मिला है आपको 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 124वें संविधान संशोधन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत है, ये 10%। मैंने भी ऊपर बताया, ये था 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, और ये संशोधन कौन सा था? 103वां था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो मैंने बताया था ना अभी, किसमें? 46वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, 2002 सॉरी 86वें संविधान संशोधन है 2002 में। ठीक है, वही वाला जिसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना क्या था? माता पिता का मूल कर्तव्य था। ये संविधान संशोधन में था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसे किसमें जोड़ा गया? 4th ए भाग में अनुच्छेद 51A के तहत इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों तथा शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? तो ये 73वां संविधान संशोधन है। हमने आगे भी पढ़ा था ये वाला कि 73वां संविधान संशोधन है। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या है? पंचायती राज प्रणाली है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट भारत के संविधान में भारतीय के संविधान में कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों में पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था? ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। ये मैंने आगे भी वीडियो में बताया था, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, मैंने उसमें भी बताया था कि 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा ये समाप्त किए गए थे इनके विशेषाधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष की कर दी थी। नेक्स्ट भारत के संविधान में कौन से संशोधन ने टैक्सेज ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा था? तो ये जोड़ा था 88वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट भारत के संविधान के
कौन से संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? तो ये चौथे संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये, गलत कर सकते हैं आप इसको, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है, जिससे बार बार रिवाइज भी करनी है आपको। इस वीडियो को आप 2x भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी एक साथ पूरा रिवाइज भी हो जाए। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा दमनदीव को भारत के 8वें केंद्र शासित के रूप में शामिल किया गया? तो ये 12वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था? तो 1951 किया गया पहला संविधान संशोधन, 1951। ठीक है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी अब पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो ये 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी को क्या बनाया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये किसके द्वारा शामिल किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो ये वही 86वें संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत, ये सभी को लगभग याद भी होगा, क्योंकि इतनी बार आया है। इसमें भी आप देखना इस वीडियो में, इसमें भी ये 6-7 बार आ चुका है अभी तक, तो अब नहीं याद होगा तो अब भी याद हो गया होगा आपको ये वीडियो देख के। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप नहीं भूलोगे, 86वें संविधान संशोधन 2002 को। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया है? 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन क्या प्रदान करता है? तो इस जो 100वां संशोधन है, ये भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, ठीक है, ये हमको प्रदान करता है। नेक्स्ट है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद पर लागू किया जाता है? जो 40वां संशोधन अधिनियम है 1976 का, वो संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू होता है? ये पूछा इसमें। तो ये 297वें अनुच्छेद पर ये लागू होता है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो ये किसमें किया गया? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, ये आप कमेंट करके बताओगे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, या तो आगे आ भी जाएगा ये, या फिर इसमें आपको बताना है। 1985 में किए गए भारतीय संविधान संशोधन 52 में संशोधन में सुधार किया गया था। देखो आगे भी गया वो 52वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। चलो अभी इसमें अनुसूची का नंबर नहीं आया तो ये आपको कमेंट करना है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा को संविधान में जोड़ा गया नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची को कौन सी को जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? यहाँ पर अनुसूची नहीं लगाया, तो ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। पहली अनुसूची थी जो कि 9वीं थी, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। जो 52वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया, वो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, मैंने बता दिया है। और 11वीं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जिसमें पंचायती राज प्रणाली थी, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो कौन सी थी? जिसमें थी ग्राम पंचायत थी। ठीक है, ग्राम सभा वाली थी। सॉरी, पंचायती राज तो 11वीं थी, और 12वीं में थी वो क्या कहते हैं, अरे मैं भूल रहा हूँ, 12वीं देखो, 11वीं में थी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें थी तुम्हारी पंचायती राज प्रणाली, और उसमें था आपका नगरपालिका। ठीक है, दिमाग से निकल रहा था मेरा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ये 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में, देखो अभी पढ़ रहे थे ना, 9th A भाग जोड़ा था। ठीक है, कौन से? 74वें संविधान संशोधन 1992 ने। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, जिसमें 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था ये। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी भारतीय राष्ट्रपति किसने दी थी? प्रणब मुखर्जी ने दी थी। ठीक है, 100वें संशोधन अधिनियम को। नेक्स्ट, है भारतीय संविधान के किस भाग में
भारतीय संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? ये किया गया 24वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में क्या जोड़ा था? भाग 9वां जोड़ा था और 74वें के द्वारा 9th ए जोड़ा था। ठीक है, 73 में पंचायती राज प्रणाली और जो 9th ए था उसमें क्या थी? नगरपालिका थी। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 368 है, उसी के द्वारा ये जितने भी हमारे वो हुए हैं संशोधन हुए हैं, ये अनुच्छेद 368 के तहत हुए हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में परिवर्तित करने की हुई? 368। ठीक है, नेक्स्ट, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए क्या होता है? साधारण बहुमत की जरूरत होती है ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान में संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया, तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 101 में संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया था जीएसटी। आपको याद रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है बार बार। और जो 103वां अभी हमने किया था आगे, वो कौन सा था? ईडब्ल्यूएस वाला था। ठीक है, जो 100वां था वो बांग्लादेश वाला था। और ठीक है, ये अब सारे हो जाते हैं। और जो 69 आया था वो कौन सा था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 73वां कौन सा था? पंचायती राज प्रणाली था। 74वां कौन सा था? नगरपालिका था। और पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा क्या किया गया? अनुसूची 9 जोड़ी गई। ठीक है, और जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई वो 51वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये सभी अच्छे क्वेश्चन है, आपको याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महालेखागार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1858 में। ठीक है, भारत के प्रथम महालेखागार कार्यालय की स्थापना 1858 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो ये 148वां है। ठीक है, सीएजी किसमें है? 148 में है। नेक्स्ट, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये है भारत के अटॉर्नी जनरल। और ये किस आर्टिकल में है? ये आप कमेंट करके बताओगे। भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो किस आर्टिकल में है? नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यालय से संबंधित है? ठीक है, तो ये है भारतीय महान न्यायवादी। ठीक है, क्षेत्र कौन सा? भारत के महान न्यायवादी। तो सीएजी कौन से थे? 148 थे। ये आपको सभी ध्यान रखने हैं। तो ये कंप्लीट पॉलिटी के जितने भी अभी तक पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उन सभी को हमने इसमें ले लिया है। और आगे भी यदि हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, ये सभी क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसकी हेल्प हो सके और लोग रिवीजन कर सकें। तो धन्यवाद, आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।